जय हिंद दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर एंड आई होप आप लोग पिछले चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं। ऑल्दो जितना लोग हिस्ट्री देख रहे थे उतना इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आई थिंक इकोनॉमिक्स में भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है फेवरेट या कुछ और इश्यूज होंगे। बट अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जब से हमने इकनॉमी स्टार्ट किया तब से थोड़ी व्यूअरशिप कम है। एंड देखिए अभी ऐसा नहीं है कि मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी व्यूअरशिप होते ही एक्चुअली क्या होता है जब आप लोग देखते हैं, जब कोई सब्सक्राइब कर रहा है, जब आपके व्यूज़ ज़्यादा दिखते हैं तो मोटिवेशन आता है अंदर से कि मैं पूरा दिन अगर कोई मेहनत कर रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो रही है। एक यही एक मोटिव होता है कि यही एक मोटिवेशन होता है जो आपकी तरफ से मिल सकता है, राइट। और जब वो मोटिवेशन नहीं आता है, जब और मोटिवेशन कैसे आता है, बिकॉज रूबरू तो हम लोग हैं नहीं आमने सामने कि मुझे पता हो कि कौन देख रहा है या कौन पसंद कर रहा है। बट मोटिवेशन आता है जब आपके इधर आपके लाइक्स मिलें, आपके व्यूज़ ज़्यादा हों, या जब मैं डेली अपलोड कर रही हूँ तो मुझे पता चले कि भाई हाँ लोग देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो वो मोटिवेशन की बात होती है। एंड आई थिंक आप लोग सब अब उस एज में है कि ये सब बेहतर समझ सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कुछ भी ज़्यादा करने के लिए जो मोटिवेशन है वो तब आता है जब ये समझ आए कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग। इफ़ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग तो पूरे दिन एज आई टोल्ड यू वर्किंग होता है, तो उसके साथ फिर ये अपनी अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट आवर्स होते हैं आप उसको डेडिकेट करते हो किसी चीज़ में, एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी आउटकम एज इन योर व्यूअरशिप, राइट। तो फिर थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग हो जाती हैं चीज़ें। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ कि अगर आपको इसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप बता सकते हैं। आई ऑलवेज टोल्ड दैट दिस चैनल इज़ ओपन टू कमेंट्स। अगर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप इसको बता सकते हैं। रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो मेरा काम है देना, और जैसा कि मैंने वादा किया है चाहे भले ही 2 लोग देख रहे हों, बट अगर वो देख रहे हैं और उनके लिए बेनिफिशियल है तो मैं इसको ज़रूर अपलोड करूँगी। बट कुछ नया जो सोचते हैं दिमाग में, अभी जब आप स्टार्ट किया, हमने एक डेढ़ महीना अराउंड हुआ है, 2 महीने हुए हैं, तो आपको कुछ चीज़ें और भी दिमाग में आती हैं कि हम ये कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। तो वो मोटिवेशन तभी आएगा जब मुझे लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं और फिर और चीज़ें करने का मन करता है। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ कि अगर आपको पसंद आ रहा है आप प्लीज़ बताइए उसको, ठीक है। और शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स तो सभी दे रहे हैं। घटना चक्र इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टेट एग्ज़ाम्स। तो जो भी देख रहे हैं, हुएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ ओपन फॉर ऑल, ठीक है। स्टार्टेड विद घटना चक्र बिकॉज अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। आपकी कोई और डिमांड है तो आप वो भी बताइए। आपको लगता है कि एक दिन में ज़्यादा आने चाहिए, मुझे लगा कि ज़्यादा वीडियोस से प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला। आप बताइए, अगर आपको लगता है ज़्यादा आने चाहिए तो ज़्यादा आएंगे, बट वो सब आपके बताने पर ही पता चलेगा। तो प्लीज़ इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए। 2 वे होना चाहिए कम्युनिकेशन। 1 वे बहुत लंबा टाइम तक फिर 1 वे में मोटिवेशन नहीं रहता है, चलेगा ज़रूर बट मोटिवेशन नहीं रहता है करने का। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू मोटिवेट मी एंड मोटिवेट योर सेल्फ एज़ वेल, ठीक है। जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं तो कंटिन्यूसली एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट अगर हर बार 0 मार्क्स आएगा तो वो एग्ज़ाम जो है उतना बोलेंगे हम कि हमको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि 1 नंबर से रह गया है, आधे नंबर से भी रह जाता है, जो होता है एक्चुअली। बट तो उसके बाद अर्ज आती है आपकी करने की आगे के लिए, ठीक है कि नहीं इस बार थोड़ा और मेहनत। तो वही चीज़ होती है, मेरी भी मेहनत लग रही है। तो मेरे पास कोई टीम नहीं है इसको करने के लिए, मेरी अकेले की मेहनत है। और अगर इस मेहनत में मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो एक जो ये वादा किया है वो तो कंप्लीट करना है, बट उसके बाद डीमोटिवेटिंग हो जाएगा मेरे लिए भी। तो प्लीज़ बताइए, आपके जो भी कमेंट्स हैं आप बताइएगा। करंट अफेयर्स में डेली अपलोड कर रही हूँ, उसमें कोई इंटरेक्शन मुझे नहीं दिखता है। आई थिंक आप लोग कर सकते हैं, इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो रेस्ट इज़ ऑल योर वे, ठीक है।
सो लेट्स स्टार्ट विदाउट ये बोलना था मुझे बिकॉज पिछले कुछ दिनों से देखते देखते मुझे अभी थोड़ा डिमोटिवेशन आया है. सो रेस्ट इज़ ऑल अवे. And let's start with the first question for today, fiscal policy and revenue. Along with the budget, the finance minister also places other documents before the parliament, which include the macroeconomic framework statement. This document, the aforesaid document, is presented because this is mandated by. तो ये बोल रहे हैं ये क्यों दिया जाता है, कौन इसको मैंडेट करता है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी देना होता है. तो ये मैंडेट किया जाता है प्रोविजंस ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट 2003 की वजह से. सो हर साल बजट के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है before the parliament by the finance minister, and this is mandated under section 3 clause 5 of the FRBM act 2003. Statement contains an overview of the economy. इस statement में क्या होता है, एक पूरी economy का एक overview दिया जाता है. इसमें assessment भी होता है regarding the GDP growth, fiscal balance of the central government and the external sector balance of the economy. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द जेंडर बजटिंग इनिशिएटेड इन इंडिया. जेंडर बजटिंग कब आई थी? तो ये रिसेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जेंडर बजटिंग आया था पहली बार 2005-6 के बजट में. सो जेंडर बजटिंग वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द यूनियन बजट ऑफ 2005 and 6. Gender budgeting is concerned with gender-sensitive formulations of programs, schemes, allocation of resources, implementation and execution, audit and impact assessment, and follow-up corrective action to address the gender disparities. 2005-6 में जेंडर बजटिंग ने कॉन्स्टिट्यूट किया था अबाउट 4.8% ऑफ टोटल बजट आउटले. ठीक है, तो उस समय 4.8% था ऑफ टोटल बजट आउटले. बट ओवर ईयर्स का जो प्रोपोर्शन था बजट में हैज़ क्लोज टू स्टैगनेट. तो वो स्टैगनेट ही होके रह गया. मतलब 4.8 से स्टार्ट हुआ था, तो हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट सारे सेक्टर्स में बढ़ रहा है. बट यहाँ पे स्टैगनेशन आ गई, अराउंड 5% के आसपास ही वो हमेशा होने लगा. Which among the following is not included in the 10 main themes of the union budget for the financial year 17-18? देखिए 17-18 के बजट का क्वेश्चन है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं आप. और ये भी देख सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है. बट उस समय जो इंक्लूडेड नहीं था वो था एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस. बाकी पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड यूथ और रूरल पॉपुलेशन जो थे वो उस बजट की मेन थीम्स में इंक्लूडेड थे. ठीक है, तो ये जो 17-18 का पूरा बजट है इसको रिवाइज करने की अब ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी 6 साल निकल चुके हैं इसके लिए, 7 साल. सो वी विल सी द बजट ऑफ 2024. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेंडेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन बजट 17? देखिए ये आया था UPPCS प्री में, और इसी तरीके का सेम क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर BPSC में भी आ गया. तो जो भी क्वेश्चन आता है उसके रेप्लिकास बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, और इस तरह के क्वेश्चन अब भी आ सकते हैं. तो इस साल के बजट की मेन थीम्स हम लोग देख लेंगे. बाकी उस समय का आंसर जो था वो एडुकेट इंडिया नहीं था, वॉज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म इंडिया था, क्लीन इंडिया था, एनर्जाइज इंडिया था. पढ़ाने की कोई खास ज़रूरत थी नहीं, तो एडुकेट इंडिया नहीं था. ठीक, सो ये इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2021-22, फाइनेंस मिनिस्टर proposed a new levy एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस. ठीक है, तो एक नया लेवाई शुरू किया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस. और ये जो सेस है इट विल बी लेवाइड ऑन हाउ मैनी प्रोडक्ट्स. ये पूछ रहे हैं कि ये जो सेस है इसका मतलब ये कितने प्रोडक्ट्स पे लगाया जाएगा. ठीक, तो ये 2001 का क्वेश्चन है, और ये जो है ये लगाया जाएगा 29 प्रोडक्ट्स पे. तो ये बोल रहे हैं कि यूनियन बजट ने एक प्रपोज किया था एक नया तरीके का लेवाया टैक्स, जो कि जिसको नाम दिया था AIDC, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सेस. द पर्पस ऑफ द न्यू AIDC इज़ टू रेज फंड्स टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर. Considering that not much private investment is forthcoming for agriculture, the center now seeks to raise a dedicated fund to meet these expenses. जो नया सेस है वो 29 प्रोडक्ट्स पे लगाया जाएगा, prominent among which are gold, silver, imported apple, imported alcohol, imported pulses, imported palm, imported urea, petrol, diesel, including branded ones. तो branded चीज़ें जो हैं या फिर बाहर से जो चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हो ऑल्दो वो इंडिया में है तो उन पर लगाया जाएगा. ठीक है, तो सेस क्या होता है? सेस भी देखिए, सेस भी एक तरीके का टैक्स ही होता है. ठीक है, जो कि चार्ज किया जाता है. मतलब आप लिवाई, इसमें वर्ड यूज़ हुआ है तो लिवाई बोल सकते हैं कि जो आपका बेस टैक्स है
जो आपका नॉर्मल बेस टैक्स है उसके ऊपर लगाया जाता है, और ये एक तरीके की लाइबिलिटी होती है टैक्स पे। अब आप देखिए कि अगर आप इंपोर्टेड एप्पल खाना पसंद कर रहे हैं, दैट मीन्स यू कैन अफोर्ड दैट एप्पल, तो फिर आपके ऊपर ये उस समय ये टैक्स लगाया गया था कि भाई इफ़ यू कैन अफोर्ड तो ये हम आपसे सेस लेंगे। सेस यूजुअली जैसे इम्पोज किया जाता है एडिशनली जब कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फ़ंड रेज करना चाहती है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं, पता नहीं गवर्नमेंट उस समय किसके लिए करना चाह रही, बट लेट्स से अभी इसमें तो जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है, तो ये इन चीज़ों पे सेस लगा के वो एग्रीकल्चर को करेगी। आप ऐड देखते होंगे कि भाई आप ये प्रोडक्ट्स खरीदिए तो इनसे जो सेस आएगा, इनसे जो टैक्स आएगा उससे हम बच्चों को एडुकेट करेंगे। तो ये बेसिकली लगाया जाता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी तरीके का फ़ंड को रेज़ करना चाहता है तब ये लगाया जाता है। ठीक है, तो ये यूजुअल टैक्स से थोड़ा सा अलग होता है, और जो ड्यूटीज़ हैं जैसे कि आपकी एक्साइज हो गई, या फिर आप बोल सकते हो इनकम टैक्स हो गया, तो ये एडिशनल टैक्स की तरह लगता है, एग्जिस्टिंग टैक्स, मतलब इसको टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो सेस होता है, सेस को आप बोल सकते हो टैक्स ऑन टैक्स, ऑलरेडी एक टैक्स लग रहा है उस पर आपका टैक्स लगाया जा रहा है। ऑलराइट, तो ये हो जाता है आपका सेस। नेक्स्ट इज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन ये है कि फिजिकल डेफिसिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये हायर था इन 17-18 एज कम्पेयर टू बजट एस्टिमेट्स। रीज़न ये है कि ग्रोथ जो है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में वो रिलेटिवली कम थी ड्यूरिंग 17-18 ऑन अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो दोनों ही इसके रीज़न सही हैं, एंड 17-18 का अगेन ये बजट से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। तो बोले टैक्स रेवेन्यू जो है एज अ परसेंटेज वो स्टेडीली बढ़ा है, कंटिन्यूसली बढ़ा है। दूसरा बोल रहे हैं फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। तो टैक्स रेवेन्यू भी बोल रहे हैं बढ़ा है और फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ा है, तो ये दोनों ही गलत हैं। ये क्वेश्चन पूछा है 17 में, और अगर आप देखें ये लास्ट डिकेड का पूछ रहे हैं, तो अगर आप देखें स्टेडीली नहीं बढ़ा है। ठीक है, ये हो गया आपका टैक्स रेवेन्यू, और ये हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट। 1 2 4 अगेन 1 अगेन कम हुआ है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर कम हुआ है, तो ये स्टेडीली ग्रोथ नहीं है। सेम इसमें है, ये बढ़ा है, फिर कम हुआ है, फिर कम हुआ है, फिर और कम हुआ और कम हुआ। ठीक है, फिर बढ़ गया है, तो ये ना स्टडीली बढ़ा है ना स्टडीली घटा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम, सीरियल ग्रेन्स होल्ड, चिकन एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड केन्ड, न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग एडवर्टीजिंग मटेरियल। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से ऊपर जो भी चीज़ें दी हुई हैं इनमें से which of the above items is or are exempted under GST। ठीक है, तो इसमें से आपको ये बताना है कि जो ये जो अबव आइटम्स हैं ये आपके इनमें से जीएसटी किस पे नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए सीरियल ग्रेन्स होल्ड का मतलब होता है जैसे उनका छिलका हटा देना ऊपर से, जैसे कि आप बोलें कि डीहस्किंग कर देना, उसको बोलते हैं होल्ड। ठीक है, तो गेहूँ है अगर तो छिलका निकला है, या फ्रूट्स भी हैं कोई, वो उसमें आ जाए। होल्डिंग का मतलब होता है ऊपर का जो कवर है उसको हटा देना। तो बेसिकली सीरियल ग्रेन्स होल्ड, चिकन एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड केन्ड, एंड न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग एडवर्टीजमेंट, इनमें से जीएसटी से एग्जेम्प्टेड कौन कौन है। तो देखिए फ़िश जो है ये प्रोसेस्ड फ़िश जो केन में मिलती है उसको छोड़ के बाकी सब जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, इस पे लगता है प्रोसेस्ड फूड पे। सो प्रेजेंटली अमंग द गिवन ऑप्शन होल्ड सीरियल ग्रेन्स, कुक्ड चिकन एग जो कि शेल में आता है, न्यूज़पेपर्स विद और विदाउट एडवर्टीजमेंट, ये सब एग्जेम्प्टेड है अंडर द जीएसटी। प्रोसेस्ड और केन्ड फिश या चिकन एग्स जो कि शेल में नहीं आते हैं ये सब टैक्सेबल हैं 5%। नेक्स्ट इज जीएसटी वॉज प्रपोज बाय टास्क फोर्स हुज प्रेसिडेंट वॉज। तो जीएसटी जिस टास्क फोर्स ने प्रपोज किया था उसके प्रेसिडेंट थे विजय केलकर जी। 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी विच वॉज हेडेड बाय विजय एल केलकर ऑन एफआरबीएम, विच इज़ 2004 रिकमेंडेड which in 2004 recommended GST to replace the existing tax regime by introducing a comprehensive tax on all goods and services, and it also asked for replacing central level VAT as well as the state level VATs, and it recommended replacing all the indirect taxes
एक्सेप्ट द कस्टम ड्यूटी विद वैल्यू एडेड टैक्स ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। साथ ही साथ कंप्लीट सेट ऑफ भी होना चाहिए उनका ऑल स्टेजेस ऑफ द वैल्यू चेन में, मतलब हर स्टेज पे जो टैक्स लगता था। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स का नाम ही आपको बताएगी, जैसे एक वैल्यू एड हुई, लेट से हम फ़िश की बात करें, फ़िश पकड़ी गई, पकड़ने के बाद वो आई सेंटर में, वहाँ से प्रोसेसिंग हुई, साफ वाफ हुआ जो भी, तो एक एक करके वैल्यू ऐड हो रही है। उसके बाद फिर और प्रोसेसिंग होगी, कुछ जो केन में फिर उनको केनिंग की गई, उनकी प्रोसेसिंग की गई, तो और ज़्यादा वैल्यू ऐड हो गई, फाइनली उन पे जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर स्टेज पे लगता था, वो उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर जी। विच इज़ और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी। इनमें से एडवांटेजेस क्या हैं ये आपको बताने हैं। तो देखिए 2017 में है और तभी आया भी था, तो क्वेश्चन बनता था उस साल। तो एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? इट विल रिप्लेस द मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज़। ठीक है, मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज़ एंड इट विल जस्ट दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। तो सही है, मल्टीपल टैक्सेस जो कि मल्टीपल अथॉरिटी, लेट से आप गाड़ी बना रहे हो, गाड़ी आप टायर हो गया, आपके स्टीयरिंग व्हील्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हर स्टेज पे अलग अलग एजेंसीज उसका टैक्स कलेक्ट कर रही है, वो ख़त्म हो रहा है। सेकेंड है, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द कैड करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये नहीं बोल सकते अभी, ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि ये इसका एडवांटेजेस में नहीं आ जाएगा। मल्टीपल टैक्स रिप्लेस कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, बट अचानक से जैसे वो आया, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया इंडिया का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, सो ट्रेड बूस्ट करेगा ऑब्वियसली, आपका ट्रेड बूस्ट होगा, आप जो भी बाहर भेज रहे हो, आपका जो कॉमर्स है वो बूस्ट होगा, और रिड्यूस भी करेगा करंट अकाउंट डेफिसिट। ऑल्सो ये क्या होगा, मतलब इससे कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की बात कर रहे हैं ये बढ़ जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड इट विल इनेबल इट टू टेक ओवर चाइना इन द नियर फ्यूचर। उस टाइम की बात थी, आप अचानक से आते ही ये सब चीज़ें नहीं बोल सकते एग्जैक्टली कि हाँ ये होगा ही। तो देख लेते हैं, इसमें वन आंसर होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी विल हेल्प इन रिड्यूस द टैक्सेस, रिमूव मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन, ऑल्सो इंक्रीज द रेवेन्यूज़। मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज़ को ये रिप्लेस करेगा यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम के द्वारा, और ये कॉमन और सिंगल मार्केट बनाएगा इंडिया में। जीएसटी जो है वो ट्रेड बूस्ट करेगा, कॉमर्स एक्सपोर्ट, कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स बूस्ट करेगा एंड एक्सपोर्ट, एंड इट विल हेल्प इन रिड्यूस द सीएडी and increase the growth and size of the economy but unlikely to drastically reduce the CAD। ठीक है, तो ये ड्रास्टिकली जो इसमें जो ये वर्ड है, इन्होंने बोला था कि भाई ड्रास्टिकली करेगा, तो एज आई सेड कि आते ही आया और एकदम से कैड ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, वो बात नहीं, रिड्यूस करेगा बट ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं करेगा, या फिर इनॉर्मसली जो है आपकी जो ये जो वर्ड है, ये कीवर्ड्स होते हैं। देखिए जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करें ना, कीवर्ड्स को ध्यान रखें, और खासकर ये यूपीएससी में ज़्यादा ये फॉलो होता है। कीवर्ड्स ध्यान रखिए, एलिमिनेशन बहुत इजी हो जाता है। हम क्या होता है, हम इसी पर आ जाते हैं, इट विल ड्रास्टिकली को हमने सिर्फ पढ़ने में निकाल दिया, शब्द मुंह से बोला बट ध्यान नहीं दिया। इनॉर्मसली इंक्रीज ऐसा भी नहीं है, तो इन कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। सो इनॉर्मसली ना साइज़ बढ़ेगा कंट्री का, इकोनॉमी का, और ना ही ड्रास्टिकली कैड रिड्यूस हो जाएगा। What kind of tax is GST? Direct, indirect, depends on the type of goods and services, and none of the above. So easy question again, indirect tax है। GST एक सिंगल कॉम्प्रहेंसिव इंडायरेक्ट टैक्स है जिसने सारे टैक्सेस को सबस्यूम कर लिया है, ऑलमोस्ट ऑल द इंडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, स्टेट वेट, एक्सेप्ट अ फ्यू टैक्सेस। ये एक मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि that is levied on every value addition. The GST Act was passed in Parliament in 29th March 2017 and it came into effect on 1st July 2017. ठीक है, GST is applied on the supply of goods and services. Next question. Which of the following Constitution Amendment Act provides for the GST? तो ये जो है Constitution 101, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 101 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जीएसटी के लिए बोलता है। कब आया था ये? 2016 में।
ऑलराइट, नेक्स्ट, ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये जो अमेंडमेंट है, इट इंट्रोड्यूस्ड अ नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इन इंडिया from 1st July 2017. It was introduced as a 122nd, ठीक है, अमेंडमेंट बिल। जो बिल आया था वो 122 था, लेकिन जो एक्ट बना वो आपको याद रखना है 101 है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स मेड नेसेसरी प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। अगेन ईजी हो गया। जीएसटी इज नाउ प्रोसेस टू बी प्रपोज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, ये 2009 का क्वेश्चन है, देखिए उस समय प्रपोज किया गया था 2012 में। सो जीएसटी वाज प्रपोज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम April 1st 2012, हैंस ऑप्शन बी करेक्ट है। बट अभी की बात करें तो बहुत बार हर्डल्स आए, फाइनली जो आया वो 1 जुलाई 2017 को आया, ठीक है। तो ये फ्यूचर की बात हो रही थी उस समय। द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी टैक्स फ्रॉम जुलाई इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट, अभी बोल रहे हैं क्या, अब ये 2017 में उसी टाइम क्वेश्चन आया था तो एक्सपेक्टेशन तब हो रही थी, अब तो हम उसका एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से, वी आर इन 2024। तो ये बोल रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी, एक यूनिफॉर्मिटी बनेगी मार्केट में, टैक्स कंप्लायंस इम्प्रूव होगा, सिर्फ ए होगा या फिर दोनों होंगे। तो भाई दोनों होंगे, टैक्स कंप्लायंस भी इम्प्रूव होगा और यूनिफॉर्मिटी बनेगी, ऐसा माना जा रहा था। So introduction of GST from July is very significant step by amalgamating a large number of central taxes into a single tax. GST mitigated ill effects of cascading और double taxation, एंड इसने बाकी चीज़ों के लिए भी रास्ता खोला, एक यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट भी बनाने के लिए एक रास्ता खोला। कुछ एडवांटेजेस अगर हम देखें तो इम्प्रूव्ड एनवायरनमेंट फॉर कंप्लायंस एंड रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, एक्सपेंशन ऑफ द टैक्स बेस, इम्प्रूव द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द कंट्री, यूनिफॉर्म एसजीएसटी मतलब कि स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी रेट्स आईजीएसटी विल रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर एविएशन बाय एलिमिनेटिंग रेट arbitrage between neighboring states, increased ease of doing business, it will boost export and manufacturing activity and generate more employment, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2016 यूपी आर का क्वेश्चन, अगेन जीएसटी पर है। जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एट द सेंटर इज अ मेंबर, सही है। GST Council will decide the tax rate exempted goods and threshold under the new taxation regime, ये भी सही है। State governments will have the option to levy VAT if they so decide, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो GST पूरे देश पे लागू हुआ है, ठीक। एंड कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई एक स्टेट जो है, ए स्टेट जो है वो वैट लगा देगा और बी स्टेट जीएसटी लगा रहा है, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली पूरे देश पे अलाउ हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, जीएसटी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 279A अमेंडमेंट से ये ऐड किया गया, फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड इट इज़ चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अदर मेंबर्स क्या क्या हैं इसमें, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। It will decide about tax rate, exempted goods, and will also determine the threshold under the new regime. It shall recommend the date on which the GST tax will be levied on petroleum, crude, high-speed diesel, motor spirit, petrol, natural gas, and aviation turbine fuel. ठीक है। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not included in the GST? एक्साइज, वैट, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी नहीं है, बाकी सब हैं। कस्टम ड्यूटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी। टैक्सेस ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी जीएसटी के बाहर रखे गए हैं। व्हाट हैज़ बीन कैप्ट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी? अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये तो तीनों नहीं है, घी रखा गया है, ठीक। द कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया in October 2020 has been okay, ये 2016 में ये वाले क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं ये मुझे समझ नहीं आता। बहुत सारी जगह ये चीज़ें देखने को मिलती, इधर ये कोई मिस्टेक है, राइट। तो टैक्स कलेक्शन कितना रहा ये तो फ्यूचर की बात हो रही है, 16 में तो आया भी नहीं था जीएसटी। मोर देन 1 लाख करोड़ रहा था उस समय। देखिए मार्च 2022 तक का यहाँ पे डेटा दिया है, उस समय ऑल टाइम हाई जीएसटी रेवेन्यू
कलेक्ट किया था हमने 1,42,095। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। अभी रिसेंट क्या है, 2016 है। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रिसेंटली न्यूज़ में दिखा था, वो किससे रिलेटेड था? तो वो जीएसटी से रिलेटेड था। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट रेट्स established in order to match the previous revenue generation with revenue under the GST. R&R calculations include the cascading effect on certain goods having no excise or sales tax implications. It is actually the rate of tax that allows the government to receive the matching amount of money despite changes in the tax laws. नेक्स्ट देखते हैं, सक्षम प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रिलेटेड टू। तो सक्षम प्रोजेक्ट जो था वो एक नया डायरेक्ट टैक्स नेटवर्क था। सो प्रोजेक्ट सक्षम एक न्यू डायरेक्ट टैक्स नेटवर्क है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन सितंबर 2016। टोटल कॉस्ट इसकी 2256 करोड़ एस्टिमेट की गई थी, विच विल बी इनकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years. सक्षम इस प्रोजेक्ट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प इन स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो ये जो है जीएसटी से रिलेटेड है, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया। इट विल ऑल्सो हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन कस्टम सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड स्विफ्ट and other taxpayer friendly initiatives under Digital India and ease of doing business of CBEC. As per the economic survey 2015-16, which one of the following has been constructed as the Chakravyuh challenge of Indian economy? तो चक्रव्यूह चैलेंज जो इंडियन इकोनॉमी का है, वो उस समय जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। सो चक्रव्यूह चैलेंज जो था दैट वाज मूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम सोशलिज्म विद लिमिटेड एंट्री टू मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट। ठीक है, तो हम सोशलिज्म में थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट ये इनका कहना ये था कि थोड़ा सा मूवमेंट हो इंडियन इकोनॉमी का फ्रॉम सोशलिज्म विद लिमिटेड एंट्री टू मार्केट। ऐसा भी नहीं कि पूरा मार्केटाइज किया जाए, विदाउट एग्जिट। सो चक्रव्यूह वर्ड इन्होंने लेजेंड वर्ड लिया था फ्रॉम महाभारत, डिस्क्राइबिंग द एबिलिटी टू एंटर बट नॉट टू एग्जिट with seriously and adverse consequences. The Indian economy has made great strides in removing barriers to entry from firms, talent and technology, but less progress has been made in relation to exit. Thus, over the course of 6 decades, Indian economy has moved from socialism with limited entry to marketism without exit. ठीक है, तो exit के जो रास्ते हैं वो कम हैं। In India, which one among the following formulates the fiscal policy? तो फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मॉनेटरी पॉलिसी जो रेगुलेट होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। फिजिकल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। और फाइनेंस कमीशन बनाया गया था अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेनली वो रिकमेंडेशन देता है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। नीति आयोग इन प्लेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड प्लानिंग कमीशन, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि पॉलिसीज़ में हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय विच फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी अनाउंस की गई थी वीपी सिंह जी के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर विश्व प्रताप सिंह जी ने इसको अनाउंस किया था इन द बजट स्पीच ऑफ 85-86। इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर वो फ्रेम किया जाता है विद लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? देखिए, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स तीनों हैं। बैंकिंग डिवीजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट नहीं है। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1989-90। देखिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम ना ही करें अभी तो कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। असर्शन रीजनिंग, इन रीसेंट टाइम्स द ग्रोथ इन द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन वेरी स्लगिश, अगेन 97 का क्वेश्चन है। एंड देयर हैज़ बीन रीअसेसमेंट ऑफ द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आंसर इसका दोनों सही दे रहे हैं कि उस समय के हिसाब से दोनों ही सही थी। इंडिया ने उस समय 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी और उसके हिसाब से ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इंटरस्टेट ट्रेड को रेगुलेट करना या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। तो देखिए, फिजिकल पॉलिसी जो है एक प्राइम लेवलर है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी का। इट सीक्स टू इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इन परस्यूट ऑफ द लार्जर सोसाइटल गोल्स ऑफ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो
हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। कैसे होगी भाई? एम्प्लॉयमेंट भी अच्छे से देना पड़ेगा, उसके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का, इनकम एंड प्राइस स्टेबिलिटी आनी चाहिए। रेगुलेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड ये फिजिकल पॉलिसी का सब्जेक्ट नहीं होता है। इंटरस्टेट ट्रेड, फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग? द वॉल्यूम ऑफ करेंसी दैट बैंक्स पुट इन इकोनॉमिक सिस्टम। नहीं, फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। फिजिकल पॉलिसी जो होती है, इट इज़ पॉलिसी रिगार्डिंग द टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इसका काम नहीं है, रिलेशन विद IMF भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी? प्रोडक्शन पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। अभी हमने देखा कि टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है ये। टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, ये सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के। Which of the following economists introduced fiscal policy as a tool to rectify the Great Depression of 1929-30? जो ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में 1929-30 में, तो कौन से इकोनॉमिस्ट ने फिजिकल पॉलिसी को एक टूल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था? तो ये थे प्रोफेसर कीन्स। कीन्स कर्व जो हम पढ़ते हैं वो इन्हीं के नाम से है। सो GM in the first half of the 20th century, fiscal policy came to the center stage of economic policy, which was ascendancy attributed to Keynesian policy prescription described in Professor J.M. Keynes' 1936 book General Theory of Employment, Interest and Money. The deficiency of aggregate demand could be overcome by expansionary fiscal policy. Through higher government spending, it became the principal tool in fighting wide-scale unemployment caused by Great Depression of 1930 and rebuilding the war-ravaged economies of Europe and Japan after the Second World War. ठीक है, तो ये कीन्स ने जो ये निकाला था, ये जो फिजिकल पॉलिसी का जो टूल था टू हेल्प एट दैट टाइम, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया था उसके बाद, कुछ समय बाद, और सारी इकोनॉमी जो थी वो एकदम से जो क्या बोलते हैं आप उसको, डिप्रेशन में आ चुका था। एंड ग्रेट डिप्रेशन इसीलिए बोला जाता है। सो इट हेल्प्ड आउट टू कम ओवर। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। ओके, इनका आपको वो देना है डेफिनेशन। तो देखिए, बूम जो होता है बिजनेस एक्टिविटी एट हाई लेवल विद इंक्रीजिंग इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एट मैक्रो लेवल। बूम का डेफिनेशन बिल्कुल सही है। रिसेशन क्या बोलता है? ग्रेजुअल फॉल ऑफ इनकम। ठीक है, रिसेशन मतलब कि भाई कमी आ गई, तो कमी में एकदम से सब ठप नहीं हो जाता है, ग्रेजुअली गिर रहा है धीरे धीरे। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विद बिजनेस एक्टिविटी इन अ लोअर गियर। डिप्रेशन, अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉल इन इनकम, ड्रास्टिक फॉल इन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, सब चीज़ों में ये डिप्रेशन होता है। तो आप समझिए इसके आगे एक वर्ड और लग गया था, ग्रेट। ठीक है, 1929 अभी तक हिस्ट्री में, इसीलिए इसको याद रखा जाता है। नेक्स्ट इज रिकवरी। रिकवरी मतलब अब रिकवर होगा, तो स्टडी राइज होगा, जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज होंगे। स्टडी राइज का मतलब कंटिन्यूसली राइज। ठीक है, अगर हम 6 मंथ पे भी देखें, क्वार्टरली भी देखें, तो हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। तो स्टडी राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब होगा उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिप्रेशन? इकोनॉमिक रिप्रेशन के टाइम पे इनमें से क्या कदम उठाने जाने चाहिए? टैक्स रेट को कम कर देना चाहिए, कंपेन्ड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने चाहिए। नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो कहाँ से देगा इंसान? अगर इकोनॉमिक रिसेशन का टाइम है तो कहाँ से देगा? ठीक है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो। ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स रेट, बिल्कुल नहीं, टैक्स रेट को नहीं बढ़ा सकते इस टाइम पे। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, रिडक्शन भी नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर आपको बढ़ाना पड़ेगा पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे। रिसेशन का टाइम है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन आपको पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमिक रिसेशन तब होता है जब कोई इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है, 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो फिर उसको इकोनॉमिक रिसेशन बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ रियल GDP, इट इज़ अ पीरियड ऑफ जनरल इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड इज टिपिकली accompanied by a drop in the stock market, industrial production, housing market, wholesale retail sales, in real income, with increase in unemployment. Increase in expenditure on public project is most likely step to be taken at the time of economic recession, because public spending influences output growth and affects capital formation
or productivity growth. As per the Economic Survey 2021, in a recession or slowdown, the government should increase the public expenditure and reduce the taxes, जिससे कि डिमांड बढ़े एंड जो इकोनॉमी है वो दोबारा से बूम कर पाए. द रेवेन्यू एस्टिमेट्स ऑफ द बजट इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स होते हैं उनको कौन प्रिपेयर करता है, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करती है. ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये नोडल एजेंसी होती है टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर country's economic policies and programs. Principal responsibility of this department is the preparation and presentation of union budget. ठीक है. Department of Revenue of Finance Ministry exercise control in respect of revenue matters through the CBDT and the Central Board of Excise Customs. Ministry of Finance in consultation with CBDT and CBIC prepares revenue estimates of the budget to be generated in ensuing the financial year. Next, which of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget to the parliament? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, बहुत ईजी है. इकोनॉमिक सर्वे एक फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का. इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. ये फिर दोनों हाउसेस के सामने रखा जाता है बजट सेशन में और before the union budget. Which of the following is responsible for preparing the annual economic survey? Annual economic survey Ministry of Finance. Officially इसको हर साल कौन कर रहा है? Ministry of Finance. Published by Ministry of Finance. मैच करना है Ministry of Industry, Central Statistical Organization, RBI and Ministry of Finance. तो Ministry of Finance क्या कर रहा है आपका? अभी 4 क्वेश्चन आपने देख लिए. इकोनॉमिक सर्वे बना रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? करेंसी और फाइनेंस को देखेगा भैया. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टैटिस्टिक्स देखेगा, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स. और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री है तो होलसेल प्राइसेस को देखेगी. तो ये एक पूरा बन जाएगा 3, 4, 1, 2. नेक्स्ट, बजट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो ये किसका इंस्ट्रूमेंट है? एक फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट की. इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 112 112. A statement of estimated receipt and the expenditure of the government of India has to be laid before both the houses of parliament in respect of every financial year. हर साल आता है बजट, ठीक है. एंड इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअली यही बोलते हैं. आप अगर आर्टिकल 112 बोलेंगे तो देखेंगे तो उसमें ये बोलते हैं. बजट जो है वो वर्ड हमने ले लिया है बट मेनली ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड. पहली बार जीरो बेस्ड बजटिंग कहाँ शुरू हुई थी? तो वो यूएसए में शुरू हुई थी. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ बजटिंग जिसमें कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो जस्टिफाई किए जाने चाहिए फॉर ईच न्यू पीरियड. ज़ीरो बेस्ड बजट टेक्निक, इसमें क्रिटिकल रिव्यू होता है हर स्कीम का बिफोर अ बजटरी प्रोविजन इज़ मेड. लेट्स से अभी हमने करंट अफेयर्स में जैसे विश्वकर्मा स्कीम डिस्कस किया, तो भाई हर जो स्कीम है उसके लिए आपने अगर 35,000 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए उसके लिए आपने दिए हैं तो वो उसके लिए क्रिटिकल रिव्यू होगा उस स्कीम का. ठीक है. इसको डेवलप किया गया था पीटर पायर के द्वारा 1970s डिकेड में. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम अ ज़ीरो बेस एट द बिगनिंग ऑफ एवरी बजट एंड एवरी फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एनालाइज्ड फॉर इट्स नीड्स एंड कॉस्ट. Jimmy Carter, the then governor of Georgia, US, was the first to adopt the process of zero-based budgeting in the US government 1973. 3 years later, US federal government for the first time इन्होंने zero-based budgeting implement किया था Government Economy and Spending Reform Act 1976 के द्वारा. इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज द फर्स्ट. अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, ये पहला था जिसने इंट्रोड्यूस किया था जीरो बेस्ड बजटिंग 1983 में. और 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीरो बेस्ड बजटिंग अडॉप्ट किया था फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सपेंडिचर बजट. ठीक है. तो यहाँ पे किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सबसे पहले किया था 1983 में. गवर्नमेंट के द्वारा 1986 में हुआ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ये बोलता है जीरो बेस्ड बजट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. जीरो बेस्ड बजट टेक्निक्स इन्वॉल्व्स अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एवरी स्कीम बिफोर अ बजटरी प्रोविजन इज मेड. ठीक है, दोनों ही सही है. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का फीचर ही ये है कि हर स्कीम को अच्छे से, जैसे ये एग्जैक्ट लाइन आप देखिए ये मिल गई जो हमें हमने डिस्कस की थी. ठीक है. और ये 2011 का क्वेश्चन है एंड दिस वाज 2017. ऑलराइट. नेक्स्ट, इन द यूनियन बजट 2011-12 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज़ बीन एलोकेटेड लार्जेस्ट आउटले. अभी 11-12 की बात करें उस समय एनर्जी को दिया गया था.
2022-23 के यूनियन बजट की अगर हम बात करें तो भी 3,51,000 ओके। ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा हुआ है 3,51,851 बजटरी एस्टिमेट, और एनर्जी का काफ़ी कम है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका 11 का, उससे में एनर्जी का ज़्यादा था। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द बजट एस्टिमेट 2010-11 प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ऑन 16/2/10 अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर सेंट्रल प्लान आउटले। तो आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ज़्यादा से कम। तो सबसे ज़्यादा है एनर्जी को, उसके बाद सोशल सर्विसेज, देन ट्रांसपोर्ट एंड देन रूरल डेवलपमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द यूनियन बजट 2018-19 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 सेक्टर है, लिस्ट 2 बजट एलोकेशन है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 2017 का क्वेश्चन है। सो डिफेंस को एलोकेट हुए थे 2.82 उस समय। देखिए अभी आप अभी का देख लीजिए 2022-23 का। डिफेंस का 3.85 था, एग्रीकल्चर का 1.52 था, सब्सिडी फॉर फूड थी 2.07, रूरल डेवलपमेंट 2.06। तो इनमें से सबसे ज़्यादा डिफेंस के पास था, उससे कम सब्सिडी फॉर फूड, उससे कम रूरल डेवलपमेंट और सबसे कम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखिएगा, इन द यूनियन बजट 10-11 कैपिटल रिसीट आर, सो इसका आंसर है लेस देन रेवेन्यू रिसीट, ये उस समय के हिसाब से है। एज पर द यूनियन बजट एस्टिमेट 2022-23 टोटल रिसीट जो थी वो इतनी थी, कितने होते हैं 100,000, 10,000, 39 lakhs 44,909, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू का सोर्स, सब्सिडी देखिए पब्लिक रेवेन्यू का सोर्स नहीं होता है। इनकम टैक्स, पब्लिक बोरोइंग, वैट, ये सब तो सोर्स है। सब्सिडी इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, आप सब्सिडाइज कर रहे हो ना किसी को, तो उसके बदले आप पैसा भी दे रहे होगे, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। एंड नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम इन करेंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन द करेंट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, तो देखिए कॉरपोरेशन टैक्स है, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज है, सेल ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC ये नहीं है, और लोन्स रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ये भी नहीं है, ये है एक्साइज ड्यूटीज़, ठीक। सो करंट और रेवेन्यू अकाउंट जो होता है गवर्नमेंट का, इट इंक्लूड्स ऑल द रेवेन्यू रिसीट, जिनको करंट रिसीट भी बोलते हैं, द गवर्नमेंट इनकम विच कैन नॉट बी रिक्लेम्ड बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। The tax and non-tax revenue receipt consist of corporation taxes, taxes on income, customs, GST, union excise duties, dividends, profits from public enterprises। जितनी भी ये रिसीट होती हैं गवर्नमेंट की विच ईदर क्रिएट लाइबिलिटी या फिर वो फाइनेंशियल असेट को कम कर रही है, इनको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। सेल ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड लोन जो वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है वो कैपिटल रिसीट में आता है, इसीलिए वो कैपिटल अकाउंट ऑफ द बजट में भी का भी पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अलग वीडियो में देखेंगे, जिससे कि वीडियोस बहुत बड़े ना बने। और एज आई सेड बिफोर, आपके जो भी कमेंट्स हैं दोज आर वेलकम। कुछ चेंजेस आपको चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, बट डू पार्टिसिपेट, ठीक है। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू पार्टिसिपेट। इफ़ यू आर रीडिंग देन डू पार्टिसिपेट, ओके। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।